CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए फोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। आज फिर हम बात करने के लिए आए हैं राम कुमार गर्ग साहब से, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ चंडीगढ़ रीजन ऑटोमोबाइल डीलर्स के। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस कि आप फिर तैयार हुए बात करने के लिए। और आपकी पहली मांग जो थी कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट से इस बार चुनाव में कोई लोकल कैंडिडेट खड़ा हो। मुझे लगता है कि भाजपा ने भी कैंडिडेट लोकल दिया है और कांग्रेस ने भी दिया है, और जिसको आप आउटसाइडर मानते थे उनको इस बार टिकट नहीं मिली भाजपा से खासकर। कितना खुश हैं आप? सबसे पहले तो मैं CNE न्यूज़ का बहुत बहुत मधुकर जी धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से चंडीगढ़ के अंदर हमारी आवाज़ को आप उठाते हो और उस आवाज़ को पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक में भेज के उसको उजागर भी करते हो। इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बॉस। जहाँ तक आपने बात की लोकल कैंडिडेट की, देखिए लोकल कैंडिडेट की डिमांड हर एक शहर में होनी चाहिए, हर एक जगह में होनी चाहिए, और वो हमने भी की थी चंडीगढ़ में। क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर लोकल कैंडिडेट ना होने की वजह से कुछ कारण थे उनके, कभी बीमारी का कारण था, कभी उनका अपनी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने होने का कारण था, और कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से चंडीगढ़ के अंदर जो कार्य होने चाहिए थे समय समय पर वो नहीं हुए। कहने को तो उससे पिछले 10 साल में भी कोई कार्य नहीं हुआ। पिछले 20 साल के अंदर दो MP आए, यानी कि 10 साल वो कह रहे हैं जिसमें पवन कुमार बंसल MP रहे, और फिर जो 10 साल आप बता रहे हैं वो जिसमें किरण खेर MP रहे। उस दोनों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले पवन बंसल जी थे, उसके बाद किरण खेर जी आई। इस टेन्योर के अंदर चंडीगढ़ के जो कार्य होने चाहिए थे, जो मुश्किलें सॉल्व होनी चाहिए थी, वो किसी तरह से भी नहीं हुई, बल्कि चंडीगढ़ दिन पे दिन बिछड़ता जा रहा है। चंडीगढ़ को एक डेड बॉडी समझ के उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, और उस पोस्टमार्टम को ना तो पोस्टमार्टम करके ना दफनाया जा रहा है, ना जलाया जा रहा है, ना उसको मोर्चरी में रख रहे ताकि इसमें से सड़ने की बदबू भी ना आए। तो चंडीगढ़ का तो हाल आज के दिन ये है। जहाँ तक कैंडिडेट, एक बीजेपी के आए हैं, एक कांग्रेस के आए हैं। बीजेपी के कैंडिडेट लोकल हैं संजय टंडन जी, उनको सारे लोग जानते भी हैं, मिलते भी हैं, सब कुछ है। जहाँ तक तिवारी जी का सवाल है, मनीष तिवारी जी का, आदमी सज्जन हैं, होंगे, मेरा उनसे कोई वास्ता तो नहीं है, पर अगर वो लोकल कहते हैं तो पिछले 15 साल में लोकल होने के नाते चंडीगढ़ के अंदर उनका कोई दर्शन नहीं हुए आज तक। और चंडीगढ़ के अंदर आके कभी चंडीगढ़ वासियों का दुख सुख पूछा हो तब बताओ। ठीक है, यहाँ के रहने वाले हैं, उनका मकान है, उनके फादर साहब बड़े अच्छे यहाँ के वो थे जिनको जो शहीद भी हुए हैं, उनकी माताजी भी बड़े अच्छे पोस्ट पे थी। तो इसमें वो नहीं है। तिवारी जी बड़े सीजनड आदमी हैं, 15 साल से MP हैं, 10 साल से, और वो कार्य भी किए होंगे अपनी उसमें। देखिए पहले लुधियाना में थे, फिर आनंदपुर साहब में गए, उसके बाद आगे चंडीगढ़। मान ली मैंने बात, ठीक है। लेकिन जहाँ से आए वो जीते, जहाँ से आए जीत के वहाँ से फिर तीसरी जगह क्यों आ रहे हैं? वो कह रहे हैं मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं और बनारस में जाके लड़ रहे हैं। तो तीसरी बार भी वो मोदी जी, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी मोदी जी बनारस में जाके लड़ रहे हैं, ना कि वो लुधियाना से जीते तो आनंदपुर साहब पहुंच गए, आनंदपुर साहब से जीते तो चंडीगढ़ आ गए। उनकी पार्टी का हाईकमांड का ये आदेश था उनको, तो वो आ गए। बड़ी अच्छी बात है, दे आर वेलकम। जो मनीष तिवारी के बारे में आपने कहा कि वो वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए और फिर चंडीगढ़ आए, लेकिन ये क्यों नहीं कहा आपने कि जब तक उनमें कोई खासियत नहीं रही होगी तो वो लुधियाना कैसे जीते, आनंदपुर साहिब से कैसे जीते, और फिर चंडीगढ़ आए हैं? तो हो सकता है कि जब जीतते आ रहे हैं तो यहाँ भी कहीं जीत कायम ना रहे, ये भी हो सकता है। देखिए ऐसा है, होने को कुछ भी हो सकता है। ये इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर जनता जनार्दन है। जनता ने किसको चुनना है, वो उन्होंने यहाँ पे चंडीगढ़ को ही नहीं देखना, उन्होंने सेंटर को भी देखना है। पंजाब के अंदर माहौल कुछ और तरह के है, चंडीगढ़ का माहौल बिल्कुल अलग है वहाँ से। पंजाब में क्या था, पहली बार में कांग्रेस की जोर था, वो आ गए।
दूसरी बार आपका जोर था, जिसके अंदर जिस जगह में वो लड़े वहाँ पे कांग्रेस का थोड़ा जोर था, वो कांग्रेस में आ गए। तो इसका ये नहीं है कि भी वो 2 जगह जीत के आए तो तीसरी जगह भी जीतना तय है या नहीं है। ये तो जनता जनार्दन जब 1 तारीख को वोटिंग होएगी, उसके अंदर जब वोट डल जाएंगी, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो भी जीतेगा वही महारथी। चलिए, वही महारथी। अब सवाल उठता है कि हम लोकल से थोड़ा ऊपर चलें कि अगर इस बार जो कोई भी आए, चाहे वो मनीष तिवारी हो और या संजय टंडन हो बीजेपी से, आखिर जो डिमांड रही है आप लोगों की 20 सालों से, जो आप तड़फ रहे हैं, उस तड़फ को, उस मांग को पूरी करने वाले कौन होंगे? ये तो आपने बता ही दिया कि 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वो मांग जो फिर लगता है कि आपको दोहराना पड़ेगा, वो कौन कौन से मुख्य मांग है? देखिए, मुख्य मांग, सबसे बड़ी मांग है चंडीगढ़ के अंदर एमएसएमई को लागू नहीं कर रहे हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बारी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, गवर्नर साहब से भी मुलाकातें हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से तो बेहिसाब मुलाकात हुई हैं, ओपन हाउस हुए हैं, उसमें खुलकर बताया गया कि एमएसएमई को लागू किया जाए, और उन्होंने वादे भी किए कि हम एमएसएमई को बहुत जल्दी लागू कर देंगे। पर आज तक इस चीज़ पे कोई गौर नहीं की, ना इसको लागू किया जा रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कानून बना हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ की वायलेशन और मिसयूज के नोटिस भेज के, भाई एक बिल्डिंग 2 करोड़ की तो कीमत है, उस पर 5 करोड़ रुपए पेनल्टी और मिसयूज के नोटिस जा रहे हैं। ये मांग हमारी चल रही है, कोर्टों में केस भी चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे किसी भी नेता ने इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। नंबर 3, जो हमारी चंडीगढ़ की डिमांड है लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, दिल्ली में हो गया, नागपुर में हो गया, जहाँ से हमारे गवर्नर साहब रहने वाले हैं, जहाँ पे, वहाँ पे भी हो गया, और बहुत कम रेट के ऊपर हुआ। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, तो हम लोगों ने ये वहाँ पे अपनी अपील करी कि आप ऐसा कीजिए, चंडीगढ़ के अंदर दिल्ली पॉलिसी लागू कर दीजिए लीज होल्ड टू फ्री होल्ड को। और उसके लिए जो जज साहब थे, उन्होंने भी कहा सरकारी वकील को, भाई तुम ये दिल्ली की पॉलिसी लागू कर दो, उसकी बकायदा उनकी ऑर्डर्स के अंदर लिखा हुआ है भी दिल्ली पॉलिसी लागू कर दिया जाए। पर नहीं, क्यों? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन तो बैंड अपॉन, भाई चंडीगढ़ के अंदर कोई इंडस्ट्री ना लगे, अगर है तो भागे। आप पंजाब हरियाणा में जाके देखो, वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ पे फूल रही है। क्यों? वहाँ पे कोई इस तरह के मिसयूज़ के, वायलेशन के, फायर के, पानी के कोई दिक्कत नहीं, बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और वहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, इंडस्ट्री वहाँ जाना चाहेगी जहाँ उसको काम करने की सहूलियत हो, रॉ मटेरियल मिलता हो, बिजली पानी मिलता हो, वो तो वहीं जाएगा। उसको तो इंडस्ट्री में, देखिए इंडस्ट्री जहाँ भी लगेगी उसने एम्प्लॉयमेंट देनी है, और एम्प्लॉयमेंट भी ऐसे आदमियों के लिए देनी है जिसकी देश के अंदर आज बहुत ज़रूरत है। आज हर एक नेता आके कहता है जी मैं 10 लाख जॉब दूंगा, मैं 1 करोड़ जॉब दूंगा, मैं 5 करोड़ जॉब दूंगा। कहाँ से दोगे? फैक्ट्रियाँ तो बंद करवा रहे हो, स्किल डेवलपमेंट के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो तुम कहते जी हम जॉब देंगे, इनको नौकरियाँ देंगे। तो चंडीगढ़ का हाल तो ये कर दिया। अब शेयर वाइज रजिस्ट्री का देख लीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है, सब चुप बैठे हैं। भाई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं इसको वो करती, आगे अपील डालती कि अभी ये गलत है। चंडीगढ़ शहर को इन्होंने वो बना दिया हेरिटेज सिटी। कहाँ से बना दिया? दिल्ली भी है, बरेली है, आगरा है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, जो 500 हजार साल से। इंदौर देख लीजिए, इंदौर कब से शहर चल रहा है? फर्स्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया है। वहाँ पे तो कोई हेरिटेज सिटी नहीं बनाया उन्होंने, हेरिटेज एरिया नहीं है कोई। हाँ, बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप हेरिटेज बना सकते हो। यहाँ कौन सी बिल्डिंग है जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है चंडीगढ़ के अंदर? बताएं, जिसके लिए इन्होंने हेरिटेज सिटी बना के 1 से ले 30 सेक्टर हेरिटेज हो गई। जबकि आप चंडीगढ़ को फैला भी नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि जगह नहीं, आप सीमित उसमें है। भाई 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में सारा फैला हुआ है। अगर सारे हेरिटेज हो गए तो सारा हेरिटेज हो तो भागना पड़ेगा लोगों को। भाई यहाँ के तो कल को आदमी भी हेरिटेज हो जाएंगे, जिनकी ऑप्शन अमेरिका में जाके होएगी, जैसे फर्नीचर की भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। तो अमेरिका में आप यहाँ के जितने रहने वाले हैं ना, उनकी भी ऑप्शन अमेरिका में जाके होएगी। भाई तुम अपनी फैक्ट्रियाँ उठाओ, अमेरिका चले जाओ। कनाडा वगैरह तो चले गए बहुत लोग, कनाडा भी चले गए हैं। आपकी बात सही है, पर मतलब जिस हिसाब से हेरिटेज सिटी क्या है, पर सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग है, तो मैं इसमें कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द कोर्ट वो चीज़ है। मेरे लिए इसको पूरा ज़्यादा एलोबरेट करना ठीक नहीं है, पर मैं इससे एग्री नहीं करता।
ये हेरिटेज सिटी बिल्कुल गलत है बनाया हुआ है और इसको बिल्कुल गलत रूलिंग दी गई है। इसको हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा सुओ मोटो लेके सोचना चाहिए और इसको इस चीज़ को तगमे को हटाना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि 10 साल जब पवन कुमार बंसल यहाँ पर एमपी होते थे तो कोई काम नहीं हुआ, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल 10 साल जो आपकी सांसद किरण खेर रही, 10 साल वहाँ भी काम नहीं हुआ, फिर उम्मीद किससे लगा रहे हैं आप? देखिए, आपका ने जो कहा ना अभी किरण खेर हमारे साथ रही, तो पवन बंसल भी हमारे साथ ही थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ आपके एमपी थे, यानी कि आप लोगों के ही एमपी थे। हाँ, हमारे एमपी थे, बिल्कुल सही बात है। पवन बंसल जी भी थे, ये भी थे। बात ये है, ये काम कराने की अंदर आपके अंदर विल होनी चाहिए। भाई मैंने ये काम शहर के लिए कराने हैं। जब ये आते हैं अपना एजेंडा बनाते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, उसका ये एजेंडा है जी हमारी ये आइटमें पूरी होंगी, वो आइटमें को बाद में ऐसे भूल जाते हैं। जिस दिन एमपी की सीट मिली, फिर कार इनके पास आई, 4-5 नौकर आए, कार्यकर्ता आए, दिल्ली के पार्लियामेंट देखी, उसके बाद सब भूल जाते हैं भी शहर के अंदर आदमियों की क्या दिक्कत है, क्या मुसीबतें हैं, उनको पूरा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले काम देखो जो चंडीगढ़ की जनता है उसका देखना चाहिए। सर, जो आपने कहा इसी की काट तो आपको खोजना है क्या? 10 साल पहले निकाल गए कोई, 10 साल फिर कोई और निकाल गए, फिर जो अब जीतेंगे वो भी निकाल देंगे। काट क्या है इसका? जो क्या? भी अब आए उनसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि वो चंडीगढ़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लें, उनके एजेंडा को देख लें, उनकी मुसीबतें क्या वो झेल रहे हैं उसको देख लें, और उसको करवाने का मादा रखते हैं तो आप वोट मांगने जाओ। अगर आपके अंदर मादा नहीं है इसको करवाने के लिए तो आप अपनी आज ही विड्रॉ कर लो, नॉमिनेशन मत भरो उसके लिए। मेरा यही कहना है, क्योंकि आपने जिस दिन भी एमपी बन जाना है, एमपी बनने के बाद आपने चंडीगढ़ की तरफ देखना भी नहीं है मुड़ के। आपने दिल्ली मिलना है या अपना चंडीगढ़ में अपने घर में बैठना है। जो लोकल कैंडिडेट कह रहे हैं भी कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये तो बाद में पता लगेगा भी लोकल कैंडिडेट कर रहा है या बाहर वाला कर रहा है। जो चंडीगढ़ के काम करेगा वो लोकल है, जो चंडीगढ़ के काम नहीं करेगा वो आउटसाइडर है। आपने कहा कि नॉमिनेशन ना भरें वो अगर नहीं काम कर सकते, लेकिन एक बार परखना तो होगा। आप उनको 3 महीने का टाइम दे सकते हैं, 6 महीने का टाइम दे सकते हैं, साल भर का टाइम दे सकते हैं। अगर इसके बाद वो नहीं काम करते हैं तो उनको फिर आप कह सकते हैं कि सबके सामने मटका चौक पर जमा करके और वहाँ पे इस्तीफा सौंप देना चाहिए कि हम एमपी के लायक नहीं हैं। क्या इससे आप सहमत होंगे, इस तरह की मांग करेंगे? मेरी डिमांड ये है, मैं 6 महीने 1 साल नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 साल का टाइम दे रहे हैं चंडीगढ़ की जनता। 2 साल में जितना एजेंडा चंडीगढ़ की इंडस्ट्री का, बिजनेसमैन का, वेलफेयर एसोसिएशन का, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मुद्दे हैं उनको लेके उसके बारे में समझ लें, पढ़ लें, लिख लें, अपना एजेंडे में लिख के दें, अश्योरेंस दें और 2 साल का टाइम दें। और 2 साल का लिख के दे भी, अगर 2 साल में पूरे नहीं करूँगा तो मैं एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दे रहा हूँ, मैं 2 साल के बाद रिजाइन कर दूंगा। वो तो रिजाइन करें, लेकिन जिस तरह से वो पब्लिकली इस तरह से चुनाव प्रचार में लगे हैं तो उसी तरह से मटका चौक या कोई एक ऐसी जगह हो जहां पे ये जनता को बुला करके और वही जो आप कह रहे हैं हलफनामा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं तो वो दे दें। भाई साहब, ऐसा है ना, मटका चौक पे आएगा कोई? जब दिल्ली की दरवाजे दिखेंगे बड़े बड़े तो वहाँ मटका चौक नहीं दिखने का उसको तो अपनी कार में बैठ के पॉर्श में, मर्सिडीज़ में या जो भी होगी उसके पास, वो दिल्ली का दरवाज़ा दिखेगा पार्लियामेंट का। मटका चौक पे तो आएंगे ही नहीं। तो फिर मटका फोड़ेंगे आप? मटका फोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही फूट जाएंगे बस। फिर मैं जो आपको बताइए मटका फोड़ने की सबसे बड़ी बात, 2 साल के लिए वो लिख के दे दें भी 2 साल के अंदर ये काम नहीं पूरे हुए तो हमारा ये एफिडेविट है, हम रिजाइन कर देंगे और इसी को इलेक्शन कमीशन को वो अपना एफिडेविट जमा कराएं। आप जिस वर्ग से आते हैं, व्यापारी वर्ग से, व्यापारियों का रुख क्या है इस बार? क्या नब्ज तलाशा है आपने? देखिए, मेरे विचार में अभी तक जनता ने कोई रुख बनाया नहीं है। वो परख रहे हैं भाई कौन आदमी है, काम होगा। क्योंकि 20 साल में ना बहुत बुरी तरह, जैसे वो कोई बिच्छू डंक मार जाता है ना, वो उसी को सलारा बैठा आज तक भाई ये साले इसका दर्द कैसे ख़त्म हो। अब वो आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में अब वो ये सोचेंगे भी ये बिच्छू का जो दर्द है मेरे, ये दवाई से हटेगा या एमपी के इलेक्शन जीतने के बाद वो हमारे काम करवाने से हटेगा, ये देखने वाली बात है। अभी तक जनता का कोई रुख नहीं है और जनता जो है बड़ी होशियार है, समझदार है।
वो सोच समझ के वोट डालेगी आपके, ऐसे नहीं वोट डाल देगी भाई पवन बंसल जी आए या टंडन जी आए या मनीष तिवारी जी आए या अकाली दल के कोई नेता जी आए, भाई वोट डाल दो, इसको डाल दो, उसको डाल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं डलने का आपके वोट। मैं आपको ध्यान करके सुन लेना, और आपके जो रिजल्ट होगा बड़ा एस्टोनिशिंग होगा। आप भी तजर्बा कहोगे यार ये क्या हो गया, जो भी जीतेगा। आज कुछ व्यापारियों ने इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं पर प्रोग्राम रखा है, शायद उसमें कोई भाजपा के नेता आ रहे हैं या उम्मीदवार हैं, जैसी जानकारी है मेरे पास। क्या ये व्यापारियों की तरफ से एक तरह से भाजपा उम्मीदवार या भाजपा को समर्थन देने का ऐलान है, या वो रुख करेंगे कि हम इस बार यही करने जा रहे हैं जो पिछले 10 साल करते हुए आए? देखिए, इंडस्ट्री एरिया में मैंने ये थोड़ा सा देखा है पिछले 15 दिन के अंदर, जब से ये संजय टंडन जी का नाम आया है इलेक्शन लड़ने के लिए, उम्मीदवार बने हैं जब से, तो इंडस्ट्री एरिया में ये हवा चली हुई है कि भाई संजय जी को लाया जाए। वो क्यों? क्योंकि वो पिछले 10 साल से चंडीगढ़ की जनता के साथ जुड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम उन्होंने साथ भी दिया है। जब भी उनसे मिले हैं एश्योरेंस भी दी है और काम करवाने की कोशिश भी की है। वो बात अलग है कि आपको पता ही है एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह के ऑफिसर्स होते हैं, वो काम करने में ना निकल करके ऐसे होगा जी, ऐसे नहीं होगा जी। बाकी जहाँ तक संजय टंडन जी की बात है, हमारी ईवी पॉलिसी में इन्होंने हमारा साथ दिया। गवर्नर साहब के पास भी गए, उनको रिक्वेस्ट करी, और भगवान का शुक्र है वो ईवी पॉलिसी जो है नोटिफिकेशन स्क्रैप कर दी गई। तो उसमें इनका हाथ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संजय जी के बारे में एक चीज़ और है, सोबर हैं, मिलते जुलते हैं, जब भी टाइम मांगो टाइम मिलता है। अब मनीष तिवारी जी अभी आए हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुकात तो ऐसे नहीं है पर्सनल, पर देखेंगे जैसा भी होगा। वो भी अच्छे आदमी होंगे जो 3 बार इलेक्शन लड़के आए हैं और यहाँ भी जीतने की कोशिश करेंगे। अब जो जीतेगा वही काम करेगा, कौन जीतता है कौन नहीं आज के दिन मैं नहीं बता सकता। पर इंडस्ट्री एरिया में कुछ बीजेपी की ज़्यादा हवा है, बीजेपी की तरफ रुझान है इन लोगों, रुझान है, बिल्कुल सही है आपकी बात। ये तो आपने सुना राम कुमार गर्ग साहब को, इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ, आपको मैं काट दिया। वो ये है कि चंडीगढ़ के अंदर बड़ा हल्ला मचा, लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र की हत्या होगी। लोकतंत्र की हत्या कब नहीं हुई, कहाँ नहीं हुई हिंदुस्तान के अंदर, ये बता दो आप। 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह जी ने 11 गवर्नमेंट चुनी हुई स्टेट की डिसमिस की। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी हिंदू भाइयों को वहाँ से मुसलमानों ने मार पीट के काट के निकाल दिया। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। सन 75 में एमरजेंसी लगा के सारे ओपोजिशन के नेताओं को अंदर कर दिया था। वो लोक हत्या नहीं थी, लोकतंत्र की हत्या नहीं थी वो। जब सन 84 में दिल्ली में दंगे हुए, क्या नहीं बुचड़खाना किया इन लोगों ने, तब वो कांग्रेस ने नहीं देखा भी लोकतंत्र की हत्या हो रही। आज एक चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शन के अंदर जो गलती की, जानबूझ के की, कैसे हुई, मैं उसके ऊपर कोई बोलना नहीं चाहूँगा। उसको लोकतंत्र की हत्या बता के इन्होंने एक मुद्दा बना दिया। भाई लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस आज तक करती आई है। बीजेपी ने अगर एक बारी किया या दूसरी पार्टी कोई एक बारी करती है तो उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या तो हिंदुस्तान में जो पार्टी पावर में आएगी वो करती ही रहेगी और आज तक होती रही है। अच्छा, अगर जो कांग्रेस करती आ रही तो वो लोकतंत्र की हत्या होगी, अगर भाजपा ने उसी तरह का कुछ काम कर दिया तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा, यानी इसको करते रहना चाहिए, करते रहो हत्या। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या का रोड़ा नहीं पाना चाहिए, शोर शराबा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? क्यों? इसलिए आपने अब तक याद रखा, तो आप ये जो करंट घटना है इसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ऐसा है, मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये कहा अगर वो किया है तो गलत किया, मैंने यही कहा। तो इन्होंने फिर कैसे सही किया? किसने? जो ये मेयर के चुनाव में हुआ था। मैंने वही तो कहा आपको, भाई मेयर के चुनाव में अगर इन्होंने किया तो गलत किया, पर इसको लोकतंत्र की हत्या का मुद्दा बनाने की बजाय वो अपनी तरफ भी देख लें भी हमने 50 करे और एक बीजेपी ने किया तो वो सारा सही गलत हो गया, बाकी हमारे सही है। यानी गलत अपने आप को अपने गलत तो गलत है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, अकाली दल है, आप है, कोई भी है, गलत है तो गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर लोकतंत्र की हत्या के हल्ला जब मचाए, मैं आदमी ठीक हूँ, मैंने तो आज तक कुछ किया नहीं, और दूसरा करता मैं उंगली उठाऊँ उसके ऊपर, उस पर उंगली उठाना वाजिब है अगर मैं आप सच्चा हूँ और मैंने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। तो गर्ग साहब से जब हमने बात की
तो रुझान तो पता चल ही गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं गर्ग साहब। फिर भी जो वो लोग जीत कर जो चुनाव में जीतते हैं वो सोच लें कि हलफनामा तैयार करके रखना पड़ेगा, और 2 साल में अगर काम नहीं करते हैं 2 साल के अंदर, कहने का मतलब ये है, तो आप खुद ब खुद जहाँ भी सार्वजनिक जगह हो वहाँ पर इस्तीफ़ा देकर अपने घर चले जाएं, क्योंकि आपके बस की फिर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद CNE न्यूज़ का वंस अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज़ को पहुँचा रहे हो चंडीगढ़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में और जनता में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।